नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। यूपी की बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने देश को हिलाकर रख दिया है। हाथरस में 19 साल की एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। जुल्म करने वालों ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की हद पार की। उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। पीड़ित लड़की की मौत हो गई। कल रात पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने बिना बताए पीड़िती का अंतिम संस्कार किया। तो परिवार का आरोप यह है कि पुलिस ने जानकारी नहीं दी परिवार वालों को और हाथरस की इस बेटी का अंतिम संस्कार परिवार वालों को बताए बिना कर दिया गया। तो न सिर्फ लड़की के साथ ये नाइंसाफी हुई, परिवार वालों के साथ भी ये नाइंसाफी की गई। हम आपको हाथरस से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसी खबर से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट आपको दे देते हैं। क्या क्या हुआ है? बड़ी खबर हाथरस गैंगरेप केस को लेकर जिसने पूरे देश को दहला दिया है। बीती रात गैंगरेप पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने बिना बताए लड़की का अंतिम संस्कार किया। 14 सितंबर को हाथरस में इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। गांव के ही 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसकी जीभ तक काट ली थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हैवानियत की हदों को पार कर दिया गया। हाथरस पुलिस की सफाई, मृतका की जीभ नहीं काटी गई। पुलिस का दावा यह है कि गला दबाने से जीभ पर चोट लग गई। गैंगरेप के बाद पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। पुलिस का दावा है कि गला दबाने से रीढ़ की हड्डी पर असर हुआ है। पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये शिकायत दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई। और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन उससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट। धू-धू कर जलती चिता की लपटों के साथ सुलग रहा है देश का गुस्सा। यूपी की निर्भया मौन हो गई, लेकिन उसकी चीख पूरे देश से सवाल पूछ रही है। कब तक देश की बेटियां महफूज हो सकेंगी? कब तक देश की बेटी को अपने लिए न्याय मांगने की जरूरत नहीं होगी? ये सवाल अपने आप में काफी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस की जघन्य वारदात अपने आप में सवाल बनकर सामने खड़ी है, जहां पीड़ित परिवार और पुलिस वालों के बयान आपस में ही गुत्थी को उलझा रहे हैं। सबसे पहला और ताजा विवाद खड़ा हुआ है पीड़ित के अंतिम संस्कार पर। पुलिस की मौजूदगी में गांव वालों के गुस्से के बीच रात करीब 2:30 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन घर वालों का आरोप है कि यह अंतिम संस्कार उनकी अनुमति के बगैर हुआ है। प्रशासन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें घर वाले अंतिम संस्कार के बीच मौके पर मौजूद दिख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का सच अब आप घर वालों से सुनिए। पुलिस ने कुछ नहीं बताया और किसी को कुछ नहीं बताया। और यहाँ पे जब से पहले से पुलिस आ गई थी, उन्होंने दबाव बनाया कि आप जो है अंतिम संस्कार करेंगे। हमने कहा कि मैं लड़की का चाचा हूँ और आप हमें बेटी का चेहरा दिखाइए, हमें बेटी दिखाइए। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया और अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया। ये पहला विवाद नहीं है। पुलिस ने पीड़ित पर 3 अलग अलग बयान देने का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल इतने से खत्म नहीं होते। पहला सवाल यह है कि अगर 14 सितंबर को एफआईआर हुई तो गिरफ्तारी में 5 दिन क्यों लग गए? दूसरा सवाल यह है कि वारदात 14 सितंबर की थी तो पीड़िता का बयान लेने में देरी क्यों की गई? पीड़िता का बयान 22 सितंबर को क्यों लिया गया? तीसरा सवाल है कि हाथरस अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक के अस्पतालों में पीड़िता को रेफर किया गया, किस अवस्था में उसे रेफर किया गया, हालत कितनी गंभीर थी, किन चोटों के कारण पीड़िता की मौत हुई? चौथा सवाल, पीड़ित को दिल्ली रेफर करने में पूरे 14 दिन की देरी क्यों हुई? 14 सितंबर को जब मामला गंभीर था तो उसी समय पीड़िता को रेफर क्यों नहीं किया गया? बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी तक गैंगरेप के आरोपों को पुख्ता नहीं मान रही। पुलिस को अभी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है,
उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में यही कहा है कि ये जो सैंपल है वो फॉरेंसिक साइंस लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला। अभी तक इस बारे में कैटेगोरिकली किसी प्रकार का क्लियर ओपिनियन अस्पताल ने नहीं दिया, डॉक्टर्स ने नहीं दिया उनकी रिपोर्ट क्या चल रहा है, इसीलिए हम FSL की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि जब पीड़िता ने खुद CO लेवल के राजपत्रित अधिकारी के सामने गैंगरेप का आरोप लगाया है तो पुलिस को FSL की रिपोर्ट का इंतजार क्यों है? हालांकि यूपी सरकार न्याय का भरोसा दे रही है, पर पीड़ित परिवार और पुलिस वालों के बीच बयानों के घमासान ने पूरे मामले को उलझा कर रख दिया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मामले में CBI जांच से ही इंसाफ हो सकेगा? हाथरस से अमित प्रकाश, विशाल पांडे और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिरहन पैदा होती है सोचकर कि उस बेटी के साथ क्या हुआ, और हर कोई अब रोष नजर आ रहा है पूरे देश में इस बात को लेकर कि न्याय इस निर्भया को कब मिलेगा। और सवाल ही सवाल हैं, सवाल बहुत से हैं कि आखिरकार शिकायत दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई? 14 सितंबर को FIR हुई तो गिरफ्तारी में 5 दिन क्यों लग गए? आरोपी संदीप की गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं की गई? किस बात का इंतजार कर रही थी पुलिस? पीड़ित का बयान 22 सितंबर को क्यों लिया गया, पहले क्यों नहीं लिया गया? हाथरस, अलीगढ़, दिल्ली तक पीड़ित को किस अवस्था में रेफर किया गया? हालत कितनी गंभीर थी? किन चोटों के कारण उसकी मौत हुई? चोट गंभीर थी तो दिल्ली रेफर करने में 14 दिन की आखिरकार ये देरी क्यों होती है? पीड़ित के रेप के बयान के बाद FSL की रिपोर्ट का इंतजार क्यों किया जाता है? परिवार को बताए बिना पुलिस ने क्यों किया अंतिम संस्कार? सबसे बड़ा सवाल। हाथरस मामले में पुलिस ने बार बार बयान क्यों बदला? यूपी पुलिस न्याय दे पाएगी या फिर CBI जांच की जरूरत है? आखिरकार पुलिस पर भरोसा कैसे करें, सरकार पर भरोसा कैसे करें, क्योंकि बार बार इस देश की बेटियों का अपमान हो रहा है, उनके साथ दुष्कर्म होता है और नतीजा क्या निकलता है? धरने प्रदर्शन होते हैं, मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है। चलते हैं अपने संवाददाता नीरज गौड़ के पास। हमारे साथ इस वक्त 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं, कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और चर्चा इसी बात को लेकर कि यूपी की निर्भया को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो नीरज गौड़, इतनी देरी की जाती है FIR दर्ज करने में, शिकायत दर्ज करने में इतनी देरी और अंतिम संस्कार में इतनी फुर्ती, रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया गया परिवार को बताए बिना। जी बिल्कुल मीमांसा जी, मैं आपको बताऊं कि शुरू से लेकर के अब तक जो पुलिस का रवैया है वो बेहद चौंकाने वाला रहा है। और रात को जो कुछ हुआ उसने तो सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो है मृतक का जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार किया गया, और जो कि घर है वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो खेत होता है वहां पर जाकर के खाली जगह पर जो कि अंतिम संस्कार है वो वहां पर किया जाता है। लेकिन वहां पर परिवार का कोई जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन ये पता चला है कि 2:30 बजे के आसपास ये अंतिम संस्कार होता है, और उसी बीच में 4 बजे के आसपास जो पीड़ित लड़की है उसके चाचा और उसके दादा जब वहां पर जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार जो एम्बुलेंस में डेड बॉडी वहां पर आई थी वो आखिरकार वहां पर क्या कर रही है, वहां पर जो कि पुलिस के लोग हैं क्या कर रहे हैं, तो वहां पर पता चलता है कि जो कि वहां पर अंतिम संस्कार हो चुका है और अंतिम संस्कार हो रहा है। तो उसी बीच में पुलिस वहां पर उनका वीडियो बना लेती है ताकि ये दिखाया जा सके कि पुलिस ने जब यहाँ पर अंतिम संस्कार किया तो उस बीच में परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे। और लेकिन वहां पर पीड़ित जो लड़की है उसका जो भाई है वो वहां पर नहीं होता है, उससे जानकारी नहीं होती है, ना ही कोई जानकारी दी जाती है कि आपकी बहन का अंतिम संस्कार हम लोग कर रहे हैं, और ना ही जो पीड़ित के जो पिता हैं उसे भी कोई जानकारी नहीं होती है। और सवाल ये भी है कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत थी कि रात के वक्त 2:30 बजे आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया। वो जो कि परिवार के लोग बराबर ये कह रहे थे कि आप जो है सुबह के वक्त जब हमारे परिवार के लोग और आ जाएंगे उसके बाद आप जो है अंतिम संस्कार जो कि कर लेना, हम उसमें बिल्कुल शामिल होंगे। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस को न जाने ऐसा क्या डर था। आधी रात को जो कि वहां पर अंतिम संस्कार होता है उसके बाद में परिवार को पता चलता है, जिसके बाद से आसपास के लोग, गांव के लोग पहले तो बेटी के साथ नाइंसाफी, फिर परिवार वालों के साथ नाइंसाफी, ये क्रूरता का जो सिलसिला है थमेगा कहां आखिरकार? और FSL की रिपोर्ट का इंतजार क्यों किया जा रहा था? गैंगरेप का मामला दर्ज करने में ये 8 दिन का वक्त क्यों लग गया? गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, इस घटना में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम, अभी जो नीरज चीज़ें बता रहे थे उसके अलावा एक बहुत हार्ड फैक्ट ये है मीमांसा जी
इसमें चाहे जो भी हुआ, बयान 3 बार दर्ज किए गए, पुलिस की तरफ से रात को अंतिम संस्कार किया गया। एक हार्ड फैक्ट वहीं खड़ा है और वो वही खड़ा रहेगा कि एक लड़की की मौत हो चुकी है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। वो लड़की अब जिंदा नहीं हो सकती और सवाल उस मौत को लेकर चाहे हम जितना भी उठा लें, अब उसकी गुत्थियां जो लगातार, अब हम ये कह रहे हैं कि परिवार का आरोप, पुलिस उसको काउंटर करने के लिए दूसरी बात कहती है, फिर परिवार का आरोप, पुलिस उसको काउंटर करने के लिए एक और बात कह देती है। इन सब के बीच जो सच है वो अब तक सामने नहीं आया है और इसलिए हम लगातार ये कह रहे हैं, ये बहुत अफसोस के साथ ये बात कहने की ज़रूरत है यहाँ कि ख़ास तौर पे जो मीडिया चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो मीडिया इसको रिपोर्ट कर रही है, ये ज़रूर है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इन चीज़ों में कोई भी बयान किसी भी तरह, जब आप कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ को लेकर निष्कर्ष पे पहुंचने का काम कानून का है, निष्कर्ष पे पहुंचने का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है। जिस तरीके से एक के बाद एक और लगातार आप जो 10 सवाल उठा रही थी मीमांसा जी, वो सवाल अपनी जगह जायज़ हैं और उन सवालों का जवाब पुलिस नहीं दे पाई है। अगर पहली बार इस मामले में FIR दर्ज हुई, शिकायत दर्ज की गई, उस वक्त इस घटना की इंटेंसिटी का अंदाजा लगाने में पुलिस से चूक क्यों हुई, हमारे साथ सबसे बड़ा बीजेपी सवाल के प्रवक्ता समीर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। समीर सिंह जी, पहले तो दरिंदों ने इस बेटी के साथ रेप किया, उसके बाद आपके सिस्टम में भी तो रेप कर दिया दोबारा इस बेटी का। रेप कर दिया है और प्रशासन ने कुछ नहीं किया, हमको लगता है कि बेईमानी है और प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई किया है। और जिस प्रकार की घटना है, आप पूरी घटना को देखिए। निश्चित रूप से किसी की भी मौत हमारे लिए दुखद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध पर 0 टॉलरेंस है और लड़कियों और महिलाओं के अपराध पर विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई से इसका पालन किया है। योगी आदित्यनाथ जी कहते थे ना कि अपराध मुक्त बना देंगे उत्तर प्रदेश को। अपराध मुक्त हो गया, बिल्कुल बिल्कुल अपराध मुक्त हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश को हम निरंतर अपराध मुक्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिस घटना की बात कह रही हैं आप, ये घटना हमारे लिए निश्चित रूप से, कोई भी घटना हो वो दुखद है उत्तर प्रदेश के लिए। हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और प्रशासन ने भी कार्रवाई किया है। जी, पिछले 4 सालों के आंकड़े भी देख लीजिए आप, 20% बढ़ोतरी हो गई है अपराध की घटनाओं में। नहीं मीमांसा जी, देखिए नहीं, ये पोस्टर लगा देंगे जो इस तरह से छेड़खानी करेंगे, पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। अब फांसी पर लटकाना पड़ेगा इन दरिंदों को, तभी कानून व्यवस्था का डर होगा। मीमांसा जी, हमने उसकी भी व्यवस्था की है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी सरकार में आने के बाद निरंतर उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की है और जल्दी न्याय मिले पीड़ित पक्ष को, इसकी व्यवस्था भी उन्होंने सुनिश्चित की है। और यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं विक्रम सिंह जी। और हम निरंतर विक्रम सिंह जी, मुझे ये बताइए क्या बदला है? निर्भया कांड को 10 साल हो गए, क्या बदला है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन कर दिया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी दरिंदों के खिलाफ, निर्भया फंड बन गया, हुआ क्या? वहीं के वहीं खड़े हैं विक्रम सिंह जी, कहां बढ़े हैं आप? मीमांसा जी, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। मैं पुलिस में 36 साल नौकरी किए, कम से कम जो आप कर सकते थे वो तो कर दें। पुलिस वालों के खिलाफ 166 AIPC का मुकदमा दर्ज करा के जेल क्यों नहीं भेजा? नंबर 2, ये किस कानून में लिखा है कि FIR तब बढ़ेगी धारा जब FSL की रिपोर्ट आएगी? 6 महीने नहीं आएगी तो क्या आप FIR का मतलब फर्स्ट इन द टाइम ऑफ रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जो पीड़िता का परिवार कह रहा है वो कायम कीजिए और उसके बाद अपना सबूत इकट्ठा कीजिए। यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अपनी प्राथमिकता पहले चेक कर लीजिए, कानून की जानकारी जरा अपडेट कर लीजिए। इसमें कौन सी क्रांतिकारी बात है मीमांसा जी? आपने दरअसल सिलसिलेबद्ध तरीके से, मैं 2 सेकंड सेंटेंस में बात खत्म करूंगा। FIR विलंब से, वांछित धारा नहीं, चिकित्सा सुविधा नहीं और उसके बाद आप मुआवजा 10 लाख दे रहे हैं, ये कोई औचित्य इसका नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीड़िता के बयान कराने के लिए आपने क्या कोशिश की थी? क्या पीड़ा जब मरणासन्न थी तो 164 के बयान संभव थे? कम से कम इतनी कृपा अपने ऊपर व्यवस्था पे तो कर लीजिए कि FIR में वो धारा डाल दीजिए जो परिवार चाहता है। चेतन सिंह जी, मुआवजे का ऐलान कर देगी सरकार, विपक्षी दल धरना प्रदर्शन कर लेंगे, बेटी को मिल जाएगा इंसाफ, है ना? ऐसे ही दिलाएंगे इंसाफ बेटी को। मीमांसा जी, देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की घटना हुई है और किस तरह के बयान यहाँ पर किए जा रहे हैं। देखिए, इस तरह के बयानों का कोई औचित्य नहीं है। जो बेटी थी हमारी, वो चली गई है और अब हमें समझना पड़ेगा कि सरकार को अपनी प्राथमिकताएं अब ठीक करनी पड़ेंगी। जिस तरह से नारों की ये सरकार बनती जा रही है, सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इन सब की औचित्य क्या रह गया है?
क्या इनकी बातें रह गई हैं? अब देखिए जिस तरह से देखिए लोगों के अंदर असंतोष आ गया है और जिस तरह से इस घटना को पूरा जिस प्रणाली के तहत आगे लेके गए हैं, ये भी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इलाज के लिए भी नहीं भेज पाए। आप मुझे बताइए इलाज के लिए भेजने में क्या उनको तकलीफ थी? मानते हैं कि पुलिस प्रशासन तो स्टेट एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये विक्रम सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, पुलिस के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इलाज के लिए क्यों नहीं भेज पाए? इस तरह की जो गैप्स हुए हैं, इन गैप का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। अब ये देश लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही देश नहीं है जिसके अंदर जैसा चाहेंगे वैसे करते जाएंगे। हमने देखा था निर्भया, जब एक निर्भया का कांड हुआ था, उसके इंसाफ के लिए सरकार बदल दी गई थी। इस समय कोई राजनीति करने का कोई विषय नहीं है, लेकिन ये हमें यहाँ पर एक मापदंड सेट करने पड़ेंगे कि अब इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। और जिम्मेदार कौन है इसके? जो जिम्मेदार है उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिम्मेदारी सेट करने के लिए देखिए हमें यहाँ पर एक बात और समझिए, पुलिस प्रशासन ही नहीं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे प्रशासन में है, जो हमारे ओहदे पे बैठे हुए, उनको भी अपने जवाब तय करने पड़ेंगे और हिसाब किताब देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं केंद्र सरकार इसके ऊपर कमेटी बना के ठीक है। विशाल पांडे भी हमारे साथ है। विशाल पांडे, जो बात यहाँ पर चेतन सिंह कह रहे हैं कि सियासत करने का वक्त नहीं है, लेकिन ये जो लापरवाही है तो हर स्तर पर हुई है। पहले शिकायत दर्ज नहीं होती, बयान नहीं लिया जाता लड़की का क्या हुआ उसके साथ, और जो गिरफ्तारी होती है आरोपियों की वो इतनी देरी से होती है। उसके बाद अस्पताल जो पहुंचाना था उसमें भी किस बात का इंतजार किया जा रहा था? दिल्ली पहुंचाना था तो जल्दी पहुंचा देते। देखिए मीमांसा जी, बिल्कुल मीमांसा जी, हर स्तर पर यहाँ पर लापरवाही होती हुई दिखाई पड़ी है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि देखिए पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया है, इसलिए पहला अधिकार उसका है कि उसको न्याय मिले, उसकी बात सुनी जाए, ना कि उसके दावे पर इस वक्त सवाल खड़े किए जाए। ये सब जांच का विषय है। और आप देखिए 14 सितंबर को जब यह घटना होती है, 14 सितंबर के बाद पहली गिरफ्तारी 19 सितंबर यानी 5 दिन बाद होती है। 14 सितंबर की घटना के बाद 22 सितंबर को पहली बार लड़की का बयान लिया जाता है और उस बयान के आधार पर गैंगरेप की धारा 376D और 3 और आरोपियों के नाम इस एफआईआर में जोड़े जाते हैं। अब जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, पुलिस के लोग बयान दे रहे हैं, जिलाधिकारी बयान दे रहे हैं कि पीड़िता के बयान के आधार पर गैंगरेप की धाराएं बढ़ाई गई हैं, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद मैंने कल सुना जिस तरह से डीआईजी पीयूष मोडिया जो कि अलीगढ़ के हैं और हाथरस के एसपी हैं, उनका जो बयान आता है वो ये कहते हैं कि अभी तक जो फाइनल ओपिनियन पर कोई नहीं पहुंचे हैं डॉक्टर की रेप को लेकर, एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है। ठीक है, एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन आपको ये बयान एक दिन पहले देने की इस वक्त क्या जरूरत आ गई जिस दिन पीड़िता की मौत होती है? 14 तारीख से लेकर अब तक यानी 30 सितंबर तक पुलिस और प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती रह गई? क्यों नहीं तुरंत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जब पीड़िता का बयान लिया गया उसके बाद इस पर कोई कंक्लूजन निकाला गया? इतना वक्त क्यों लगा? इसके साथ ही साथ 14 सितंबर को किस हालत में, किस स्थिति में, कितनी गंभीर स्थिति में जो पीड़िता थी उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, हाथरस से उसे अलीगढ़ रेफर किया गया, क्या उसी वक्त उसको दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं थी? ये हर कोई जानना चाहता है कि हुआ क्या है। 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच हाथरस से अलीगढ़ के बीच में क्या क्या हुआ है, किस स्तर पर चूक हुई है, कितनी गंभीर चोटें लड़की को आई थी? पुलिस बार बार ये कह रही है कि रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी, जीभ नहीं कटी थी, गर्दन को नहीं तोड़ा गया था, लेकिन लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। और जो परिवार वाले कह रहे हैं कि जो दुष्कर्मी हैं उनको बचाने की ये कोशिश है। हालांकि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि 14 सितंबर को पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ, फिर 22 सितंबर को धारा 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वो इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की बात भी कह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना 14 सितंबर को 9:30 बजे हुई थी और इस संबंध में पीड़िता और उसके भाई स्वयं थाने पे 10:30 बजे आकर भाई के स्वयं के हस्तलेख में एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें गला दबाने की बात आई थी। तो तत्कालिक रूप से इसमें 307 तथा SC/ST के समुचित धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था और तुरंत ही 10:30 बजे ही FIR पंजीकृत करने के उपरांत पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण हेतु एक होमगार्ड के साथ थाना भेजा गया था, अस्पताल भेजा गया था तथा 19 तारीख को
क्षेत्राधिकारी के ने बयानों के आधार पर इसमें 354 की धारा बढ़ाई थी और इसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी 20 तारीख को ही कर ली गई थी, जिसका नाम संदीप उर्फ चंदू है। 22 तारीख को पहली बार अलीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में जब पीड़िता का बयान क्षेत्राधिकारी के द्वारा लिया गया तो वहाँ इनके द्वारा दुष्कर्म की बात बताई गई और धारा 354 से तात्कालिक रूप से 376 डी में कन्वर्ट कराया गया। इसमें जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे और अभियुक्तों को ये कोशिश की जाएगी कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक करें और मैक्सिमम सजा दिलाएं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौड़िया भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग जी, कब ये आजादी मिलेगी इस देश की बेटियों को कि वो बिना खौफ के अपने घर से बाहर कदम रख पाए? मीमांसा जी, कोई पहली घटना नहीं है। योगी सरकार में, जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार बच्चियों के साथ महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा होगा लखनऊ में 5 साल की बच्ची के साथ हुआ, हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है वहाँ पे बच्ची के साथ हुआ। मैं आज नहीं चाहती ये डिबेट इस मुद्दे पर हो कि इस सरकार वो सरकार, सरकारों की बात नहीं होगी। आज देश की बेटी की बात कीजिए अनुराग भदौड़िया जी, उसको आजादी कब मिलेगी, कब वो बिना खौफ के बाहर जा पाएगी? मुझे सरकारों की बात नहीं करनी। नहीं, हाथरस में जिस तरह से पुलिस लीपापोती कर रही है, आपने देखा जब 14 नवंबर की घटना है उन्होंने एफआईआर छेड़छाड़ी की थी। उसके बाद जब अगर ये जी न्यूज नहीं जगता, आपने सुभाषी भाटी को भी न्याय दिलाने के लिए मैं इसके लिए बधाई देता हूँ जी न्यूज को। आज ये हाथरस की घटना के लिए अगर आप लोग कदम नहीं उठाते तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सो रही होती, सरकार सो रही होती। योगी जी हमेशा कहते थे क्या है, अब क्यों अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, उत्तर प्रदेश में रहेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। कहाँ गए, कहाँ गया इनका वो जो कह रहे थे इसका रोमियो स्कर्ट इन्होंने बनाया था, कहाँ चांद में चला गया क्या? ये महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते तो सरकार रहती क्यों यहाँ पे? किस काम की सरकार है उत्तर प्रदेश में? जिस उत्तर प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, मुझे शर्म आती है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। सरकार को शर्म नहीं आती? योगी जी को इस बात की चिंता नहीं होती? किस बात के मुख्यमंत्री हैं? कहते हैं यहाँ पे बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात करती है, नारी सम्मान ये सियासी बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक बच्ची की मौत हुई है, आप पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। बड़ी नेता ने, चाहे कोई भी हो, बीजेपी की। मैं चाहती हूँ एक आवाज में आज सियासी दल ये कहें, बिटिया हम शर्मिंदा हैं, पूरा देश शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मसार है। अनुराग भदौड़िया जी जरा सियासत से ऊपर उठ जाइए, सियासत से ऊपर उठ जाइए जरा। महिला का सम्मान नहीं करना चाहती, सपोर्ट। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। देश की एक और बेटी गैंगरेप का शिकार हो गई। पूरा देश सन्न है, परेशान है, आक्रोश में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस अपने नाम से उत्तर प्रदेश के अपराधियों में खौफ भर देने का दावा करती है, उसी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हाथरस की निर्भया के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस अपने बयानों का जाल बुन रही है। बलात्कारियों के खिलाफ बुलडोजर का माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाकर इतराने वाली यूपी पुलिस क्या जवाब दे पाएगी कि यूपी में बलात्कारियों के भरोसे पर क्यों बुलडोजर नहीं चढ़ा पाए? क्यों हाथरस के दानव भरोसा करते रहे कि पुलिस गैंगरेप के बाद मामला भटकाने की कोशिश करेगी और पुलिस उनके भरोसे पर 100% खरी उतरी? पहले हाथरस की निर्भया के पिता और भाई को सुनिए, आपका भी खून खौल उठेगा। जीभ काटा हुआ था और उनकी जो रीढ़ की ये हड्डियां हैं तीनों तोड़ दी गई, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा कम चल रही थी। बेटी ने उसमें बयान दिए हैं कि क्या कहते 4 आरोपी उन लड़की ने पहचान लिए। आरोपियों के बारे में बेटी बोल रही थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए, पापा फांसी की सजा दिलवाना। योगी सरकार से मेरी यही मांग है कि इन 4 आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और जो मेरी बेटी के साथ में हुआ है ऐसा किसी बेटी के साथ में ना हो। हाथरस की निर्भया ने 14 सितंबर से लगातार तड़पने के बाद कल दिल्ली में दम तोड़ दिया।
14 सितंबर को 4 दानवों ने हाथरस की निर्भया से गैंगरेप किया। गैंगरेप के दौरान ही उसकी जीभ काटने की भी कोशिश हुई ताकि वो गवाही न दे सके। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश हुई ताकि वो अपने पैरों पर घर न जा सके। उसकी गर्दन तोड़ने की कोशिश की गई ताकि उसकी सांसों के साथ हर सबूत की कड़ी टूट जाए। हमारे यहाँ जो कन्विक्शन और देरी से जो प्रोसीजरल डिलेज होती हैं जजमेंट में, वो भी एक बड़ा कारण है। जबकि बहुत सारी सरकारों ने ये चेंज किया है कि रेप के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में करेंगे, उसके बावजूद भी बहुत डिलेज होती है। मैं चाहूंगी कि ये डिलेज थोड़े कम हो और कन्विक्शन जल्दी हो। हाथरस के दानवों के बाद निर्भया से क्रूरता की शुरुआत यूपी पुलिस ने की। परिवार के मुताबिक हाथरस की निर्भया की हालत देखने के बाद भी पुलिस ने रेप की धाराओं में केस दर्ज करने की बजाय छेड़खानी का केस दर्ज किया। इसके बाद हत्या की कोशिश यानी 307 का केस दर्ज किया गया। 21 सितंबर को निर्भया के होश में आने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई और 8 दिन के बाद जाकर गैंगरेप का केस दर्ज हुआ और इसके बाद गैंगरेप के आरोपी राक्षस गिरफ्तार किए गए। निर्भया ने आखिरी सांस लेने से पहले इच्छा जताई कि उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों को फांसी होनी चाहिए। जी, उन्हें फांसी होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो दीदी हैं उन्होंने भी बोला था कि मुझे इंसाफ दिला देना, मैं बचूंगी नहीं। मैं तो चाहता हूं कि उन्हें फांसी हो। हम सभी चाहते हैं, हमारे समाज के सारे लोग जितने भी हैं, क्योंकि ये एक निर्भया कांड जैसा ही है पूरा। हर रोज कहीं न कहीं से घटना होती रहे। खासकर यूपी में तो इतना भयावह घटना हो रही है। बच्चियों को जिंदा जला देना, बच्चियों को घर में फूंक देना, और 2 दिन 4 दिन मीडिया में चल के हल्ला हुल्ला होके फिर शांत हो जाता है, फिर दूसरा हो जाता है। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि आज भी हम 10 साल पीछे ही हैं। लेकिन मुझे बस यही कहना है कि जिस तरह से इस बच्ची के साथ घटना हुई है, वो मुजरिम पकड़े गए हैं। तो यूपी सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले और 4 मुजरिम हैं उनको फांसी मिले। हाथरस की निर्भया को न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान हो चुका है। इससे आरोपियों को जल्दी सजा मिल जाएगी। लेकिन निर्भया के दोषी उन पुलिस वालों का क्या, जिन्होंने आरोपियों को 10 दिन तक खुला घूमने की छूट दी, जिन पर गैंगरेप के केस को दबाने की कोशिश का आरोप है। तो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना और हाथरस घटना पर जी न्यूज के सवाल हैं और ये सवाल बहुत ही साफ हैं। 14 सितंबर को एफआईआर तो गिरफ्तारी में 5 दिन क्यों लगाए गए? सवाल नंबर 2, आरोपी संदीप की गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं की गई? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? पीड़ित का बयान 22 सितंबर को क्यों लिया गया? हाथरस अलीगढ़ दिल्ली तक पीड़ित को किस अवस्था में रेफर किया गया? हालत कितनी गंभीर थी? किन चोटों के कारण पीड़ित की मौत हुई? सवाल नंबर 6, चोट गंभीर तो दिल्ली रेफर करने में ये 14 दिन की देरी क्यों? पीड़ित के रेप के बयान के बाद एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार क्यों किया जा रहा है? परिवार को बताए बिना पुलिस ने क्यों किया अंतिम संस्कार? हाथरस मामले में पुलिस ने बार बार अपना बयान क्यों बदला? क्या सच को छिपाने की कोशिश की जा रही थी? यूपी पुलिस न्याय दे पाएगी या फिर सीबीआई जांच की जरूरत? यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, जिस हालत में ये बेटी पाई गई, खून से लथपथ, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, जीभ काट दी गई थी, छेड़खानी का मामला दर्ज किया जाता है ऐसी अवस्था? लगता है विक्रम सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। समीर सिंह जी, जिस अवस्था में ये बेटी पाई गई थी, खून से लथपथ, जीभ काट दी गई थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, ये छेड़खानी का मामला दर्ज क्यों किया गया? गैंगरेप का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया? देखिए मीमांसा जी, मैंने पहले भी कहा है, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस है और किसी भी घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई का निर्देश है। और इस प्रकार से 14 तारीख सख्त से सख्त कार्रवाई आप बोलेंगे? ईव टीजिंग का मामला, खून से लथपथ अवस्था में शव मिलता है उस बेटी का, और आप कह रहे हैं सख्त कार्रवाई की गई। देखिए ये मुझे डिफाइन कर दीजिए आज, सख्त कार्रवाई को जरा डिफाइन कर दीजिए आज। देखिए, मैं किसी को बचाने के लिए और किसी को छुपाने के लिए नहीं अपनी बातों को कह रहा हूँ।
मेरा इतना स्पष्ट मत है कि 14 तारीख की घटना को 14 को ही एफआईआर दर्ज हुआ। पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। जो पीड़िता का प्रार्थना पत्र था उसके आधार पर 307 का मुकदमा 14 तारीख को ही दर्ज हुआ और बयान के आधार पर गिरफ्तारियां हुई। पहले एक आदमी की गिरफ्तारी हुई संदीप की, उसके बाद उसके 3 और साथियों की गिरफ्तारी हुई। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि हम अपराध पर 0 टॉलरेंस रखेंगे। कहीं से भी किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं, किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराध हो। और ये तो जघन्य अपराध है, इसमें तो सख्त से सख्त समीर सिंह जी, सरकार पर, पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? जरा जो परिवार वाले हैं ना, उनका दर्द आज समझ लीजिए आप। हाथरस के निर्भया मामले में यूपी पुलिस सवालों के घेरे में, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि पीड़िता के पिता, चाचा और भाई ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। पहले इनकी बात सुनिए, फिर मैं आपसे जवाब देती हूँ। पुलिस ने कुछ नहीं बताया और किसी को कुछ नहीं बताया। और यहाँ पे जब से पहले से पुलिस आ गई थी, उन्होंने दबाव बनाया कि आप जो है अंतिम संस्कार करेंगे। हमने कहा कि मैं लड़की का चाचा हूँ और आप हमें बेटी का चेहरा दिखाइए, हमें बेटी दिखाइए। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया और उन्होंने हमारे भाई साहब को घर में बंद करके और जो है चले गए और अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया। जब हम वहाँ देखने पहुँचे तो हमें जबरदस्ती 3-4 लोगों को बुला के और वीडियो बनाया, बोले कंडे डालो। बहला करके लेकर गई या वहाँ पर जाके जबरन वीडियो बनाया गया जो प्रशासन दिखा रहा है हम लोगों को? अब ये तो उन्हीं लोगों को मालूम है कि जन कैसे मतलब लेके गई हैं। हम लोग तो यहीं रह आए, वो तो बाद में कहा के तो वहीं अंतिम संस्कार कर दिया हम लोगों ने। पुलिस आपको आई थी यहाँ लेने के लिए कि आप चलिए अंतिम संस्कार कीजिए उसका, बच्चे का? हाँ, तो हमने ये कही कि हमारे नाते रिश्तेदार और भी हैं और बहन बेटी है, कम से कम उस बेटी का मुख तो देख लें। तो हम लोग यहाँ रह आए तो पुलिस वाले यहाँ से लेके उस बेटी को वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, हमारी एक इंसानियत के नाते जब हमारे समाज के लोग आ जाते, हमारी एक रिक्वेस्ट थी, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे हाथ जोड़ के कि हम बॉडी का अंतिम संस्कार सुबह करना चाहें, कल करना चाहेंगे, मगर उन पुलिस प्रशासन द्वारा हम पे दबाव बनाया जा रहा था। वो हमसे चिल्ला के भी बात कर रहे थे, प्यार से फुसला भी रहे थे कि अभी मतलब अंतिम संस्कार कर दो उनका। रात के वक्त? जी हाँ, रात के वक्त। चेतन, इस बेटी की जान कौन लौटाएगा? इसका स्वाभिमान कौन लौटाएगा? देखिए, जो परिवार वाले जो बातें बता रहे हैं उसको सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। इतनी दुखद बात, किस तरह का प्रशासन हो गया है हमारा। क्या इन लोगों के अंदर इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि कम से कम परिवार के साथ बात कर ली जाए? वो पीड़ित हैं और उनको ही इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे वो अपराधी हैं। उनको बंद कर दिया गया, कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? विक्रम सिंह जी यहाँ पर हैं, बहुत सीनियर अफसर रहे हैं, डीजीपी रहे हैं यूपी के, वो बताएंगे कि क्या प्रावधान है, कानून के अंदर प्रावधान है। और सुनिए, दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई करी जा रही? आप मुझे बता दीजिए, कार्रवाई में विलंब क्यों है? अब तक विलंब क्यों है? और वैसे तो आप लगाइए ना, ये जो 8 बजे वाले कार्यक्रम होते हैं, हमें पता है, ताली ठोकने वाले, थाली ठोकने वाले, दिए जलाने वाले, ये सब कार्यक्रम तो ठीक है, मन की बात, कहानी सुनाने वाले कार्यक्रम, ये सब ठीक है। लेकिन क्या इस समय क्या प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं दुखता? क्या इस समय नहीं उनको नजर आता कि क्या हो रहा है हमारे देश में? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है, प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि अब तुरंत कार्रवाई करी जाए, इस पे समझा जाए प्रशासन कहां विफल रहा है। क्या राजनीतिक दृष्टिकोण, इच्छा शक्ति नहीं है हमारी बेटियों को बचाने की? ये भी हमें समझना पड़ेगा। ये जो कार्रवाई और जिस तरह की चीजें करी गई हैं पुलिस के द्वारा, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आजाद भारत में इस तरह की चीजें देखने को बहुत कम मिलती है। विशाल भी हमारे साथ हैं। देखने को क्रांति हुई। अब ऐसी पुलिस पर कैसे कोई भरोसा कर सकता है जो एफआईआर दर्ज करने में उसी तरह से कतराती है जैसे पहले कहा जाता था? तो कोई अंतर तो आया नहीं है पुलिस के रवैये में। ये अकेली ऐसी घटना नहीं है, उससे पहले बहुत सी घटनाएं हमने होती हुई देखी हैं। जौनपुर में भी ऐसे ही हुआ था, एफआईआर दर्ज करने में वहां भी इसी तरह से देरी हुई थी।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में होती जा रही हैं और पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वो इन मामलों में देरी क्यों करती है, किस बात का पुलिस इंतजार करती है, क्या किसी को बचाने की कोशिश होती है या किसी को पक्ष करने की कोशिश होती है। तो ऐसे तमाम सवाल पुलिस के रवैये पर हाल फिलहाल में कई केसेस को लेकर खड़े हुए हैं। अगर हम इस हाथरस केस की बात करें तो इसमें पीड़िता के परिवार का जो बयान है वो अपने आप में काफ़ी कुछ पुलिस और प्रशासन दोनों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। पीड़ित परिवार लगातार ये कह रहा है कि पहले उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, FIR नहीं लिखी जा रही थी, गैंगरेप की धाराएं नहीं लगाई जा रही थी। इसके बाद जब पुलिस उस पर लिखती है तो कोई तुरंत कार्रवाई नहीं कर रही थी। 5 दिन बाद आरोपी की गिरफ्तारी होती है। कल मैं पीड़िता के भाई का बयान सुन रहा था, वो उनका ये कहना था कि एक आरोपी को पकड़ा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को हर हाल में देना होगा, क्योंकि देखिए एक सबसे कटु सत्य यही है कि आज एक बेटी हमारे बीच में नहीं है, हाथरस के उस परिवार की बेटी उनके बीच में नहीं है और अंतिम संस्कार भी आप रात 2:30 बजे कर रहे हैं। पीड़ित के परिवार का ये कहना है कि ये सुबह होना चाहिए था। आखिर किस जल्दबाजी में क्या वजह थी कि पुलिस को 2:30 बजे अंतिम संस्कार करना पड़ा? क्या ये परिवार का ये अधिकार भी पुलिस छीन लेगी, प्रशासन छीन लेगा? ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं कि क्या पुलिस को छिपाना चाहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार 8 दिन क्यों लग गए पीड़िता का बयान दर्ज करने में? क्या 14 तारीख से 22 तारीख के बीच में ऐसा क्या हुआ, क्या परिस्थितियां हुई, क्या घटनाएं घटी, ये सब जानकारी एक बार सार्वजनिक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब पीड़िता हमारे बीच में पहले तो बयान दर्ज नहीं हुआ, उसके बाद रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो शिकायत दर्ज करने में इतनी देरी और अंतिम संस्कार में इतनी जल्दबाजी, ये पाप क्यों किया जा रहा है सर? नहीं देखिए मीमांसा जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ इनकी बात से। FIR दर्ज करने में बिल्कुल देरी नहीं हुई। 14 तारीख की घटना थी, 14 तारीख को FIR दर्ज हुआ। पीड़िता ने जिस प्रकार से बयान दिया, मैं यहाँ पर पीड़िता के बयान दर्ज कराने की बात कर रहा हूँ। नाम बढ़ाए गए, 1 से 5 मुलजिम किए गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और उसको पीड़िता को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा सरकार ने दी है। समीर जी 14 दिन लग गए यहाँ दिल्ली लाने में, 14 दिन लग गए। 14 दिन तक वो संघर्ष करती रही, जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। मीमांसा जी, हम उसके मौत से दुखी हैं, हम उस घटना से दुखी है, लेकिन ये आरोप लगाना कि FIR दर्ज नहीं हुआ, उसकी दवा नहीं हुई, उसकी चिंता सर, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा। मैं बिल्कुल इससे सरकार भी अगर दुखी होने लगी, कुछ करेगी नहीं तो फिर कहां पर इंसाफ के लिए जाएगा कोई? नहीं हो कि कार्रवाई नहीं हुई, FIR दर्ज हुआ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, आगे भी कार्रवाई नहीं। रातों रात अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया, इसका जवाब दे दीजिए समीर जी। रातों रात अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया, क्या जल्दबाजी थी? नहीं देखिए, रातों रात हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपके सामने आएगा। जो भी कब सामने आएगा, कब सामने आएगा समीर जी? इसका जवाब है ही नहीं आपके पास। रातों रात अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? कभी पहले ऐसे अंतिम संस्कार हुआ है रात में? जरा बताइए मुझे। मीमांसा जी, अगर परिवार उनका इस पर कोई आपत्ति दर्ज करेगा तो इसकी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसकी जांच करेंगे आप? गुनाह हुआ उसकी जांच करेंगे, अंतिम संस्कार जल्दी हो गया उसकी जांच करेंगे, गैंगरेप का मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ, किसकी जांच करेंगे समीर जी? मीमांसा जी, पहले एप्लीकेशन पीड़ित परिवार ने जो दिया था उस पर 307 और SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़ित के बयान पर धाराएं बढ़ाई गई और मुझे तो इस बात की चिंता है कि अभी अपने राजनीतिक विश्लेषक जो बातें कह रहे थे, इनको यही नहीं पता है। चिंता तो समीर जी देश की बेटियों को हो रही है, कैसे बाहर जाएं बिना खौफ के। सबसे बड़ी चिंता तो देश की बेटियों की बनी हुई है। हाथरस केस, रेप के बाद हत्या करने का केस है, लेकिन अब ये पीड़ित के परिवार वर्सेस यूपी पुलिस के केस में तब्दील हो चुका है। हाथरस की बेटी के साथ हुए अत्याचार ने देश को हिलाकर रख दिया है। पूरा देश यूपी की निर्भया के लिए न्याय की मांग कर रहा है। 19 साल की लड़की से गैंगरेप और क्रूरता की घटना को लेकर पीड़िता के परिवार के आरोप और पुलिस के दावे अलग अलग हैं। हाथरस रेप केस में परिवार कहता रहा कि 14 सितंबर को गैंगरेप हुआ है, लेकिन पुलिस ने रेप की पुष्टि नहीं की। परिवार ने दावा किया कि आरोपियों ने निर्भया की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी।
लेकिन पुलिस कहती रही कि गला दबाने से रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ा है। परिवार का कहना है कि गैंगरेप के बाद पीड़ित की जीभ भी काट दी गई ताकि वो जुबान न खोल सके, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि गला दबाने से जीभ पर चोट के निशान आ गए हैं। इसमें जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे और अभियुक्तों को ये कोशिश की जाएगी कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक करें और मैक्सिमम सजा दिलाएं। पुलिस के दावों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की नीयत पर लगा प्रश्न चिन्ह इसीलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि आधी रात में निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने बिना बताए निर्भया का अंतिम संस्कार रात को 2:30 बजे किया और सुबह 4 बजे परिवार को इसकी सूचना देकर बुलाया गया। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले पर अपनी कोई भी सफाई नहीं दी है और इसीलिए पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल यह है कि पुलिस ने आरोपी संदीप की गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं की। पीड़ित के रेप के बयान के बाद भी एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार क्यों किया गया। सवाल यह कि परिवार को बगैर बताए पुलिस ने पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया और हाथरस मामले में पुलिस ने बार बार अपने बयान क्यों बदले। इन सभी सवालों के साथ सवाल यह भी कि क्या हाथरस की निर्भया को यूपी पुलिस न्याय दे पाएगी या फिर सीबीआई जांच की ही जरूरत पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.